नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के बयान पर संसद में जबरदस्त हंगामा। पूर्व आर्मी चीफ की किताब का जिक्र करने पर शाह और राजनाथ ने जताई आपत्ति। स्पीकर ने भी राहुल गांधी को खूब फटकारा। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने जारी किया पूर्व आर्मी चीफ नरवणे का वीडियो। नरवणे बोले, 1 इंच जमीन भी नहीं गई। बंगाल चुनाव से पहले एसआईआर पर बवाल तेज। सीएम ममता बनर्जी प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंची ईसी ऑफिस। साथ में ले गई 13 परिवार। ममता ने ज्ञानेश कुमार को बताया एरोगेंट और झूठा। संजय राउत के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में नया बखेड़ा। अजीत पवार की मौत पर उठाए सवाल। कहा, अजीत पवार की मौत जस्टिस लोया की तरह, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और। भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान। आईसीसी लगा सकती है पाकिस्तान पर कई बड़े प्रतिबंध। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात राहुल गांधी के बयान पर संसद में मचे बवाल की। संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के संबोधन के दौरान आज खूब हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ नरवणे का जिक्र करते हुए चीन का मुद्दा आज सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि चीनी सेना का टैंक भारतीय सीमा में घुस रहा था। राहुल गांधी के इतना कहते ही लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस पुस्तक का प्रकाशन ही नहीं हुआ, आप इसे कैसे मेंशन कर सकते हैं। इस पर राहुल गांधी बोले कि ये 100% ऑथेंटिक है। राहुल गांधी के बयान पर अमित शाह ने भी आपत्ति जताई और सदन में उठ खड़े हुए। खूब शोर शराबा हुआ। स्पीकर ने कई बार नियमों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की डांट भी लगाई, पर राहुल नहीं माने। बार बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। बवाल के बीच राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि वो नेशनल सिक्योरिटी जैसे गंभीर मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। सर, इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है नेशनल सिक्योरिटी का, लेकिन क्या राहुल गांधी के पास कोई तथ्य है, सबूत है, क्यों वो इतना बवाल कर रहे हैं? देखिए, वो नियम कानून को नहीं मानते जी। संविधान को पॉकेट में लेकर के चलते हैं। लिटरली वो पॉकेट में ही लेकर चलते हैं, क्योंकि संविधान नियम कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता। ये उनके अंदर ये अभिमान जिस तरीके का है, जिस तरह के स्नोबिश एटीट्यूड उनका है। मामला आज पार्लियामेंट में राष्ट्रपति जी के भाषण के ऊपर डिस्कस करने का था। आप एक कचड़ा मैगजीन, एक प्रोपेगेंडा माउथपीस, कारवान की एक फेक और फरेब वाली आर्टिकल को उठा करके ले आए, जिसमें यह दावा किया गया कि एक ऐसी किताब जो अभी तक पब्लिश नहीं की गई है, उसमें क्या छपा है, उसको वो उद्धृत करना चाह रहे थे। एक तो मुद्दा कुछ और था, आप भाषण देने उठे, आपने कुछ और मुद्दा उठा दिया और कुछ अप्रमाणित चीजों को कोट करना आपने शुरू कर दिया, और ऐसे मुद्दे को आपने उठाया जिससे आप ये साबित कर सके कि हमारी सेना कमजोर है, हम चीन से हार गए, चीन ने हमारे जमीन पे कब्जा कर लिया, हम चीन के खिलाफ लड़ नहीं पाते। तो ये चाइनीज एजेंडा आप लेकर के आओगे, तो वहां पे इन्हें रोका गया। मामला जो नियमावली के 349वें के हिसाब से उनके ऊपर चेयर ने एक रूल बना दी कि आप इस मुद्दे को यहां नहीं उठा सकते, आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर बयान दीजिए। लेकिन ये कहां मानने वाले, ये उद्दंडता करते रहे और दिन भर पूरे देश का पैसा, समय, सब कुछ बर्बाद किया। जी, तो सुबह से सुर्खियों में राहुल गांधी का बयान है और बीजेपी हमलावर है। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से पूछा कि देश को नीचा दिखाकर क्या मिलेगा। रिजिजू ने कहा कि हमारा आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी ऐसी बात बता रहे हैं जिसका सोर्स नहीं है। किसने बताया कि चाइनीज टैंक कहां खड़ा है? रिजिजू ने राहुल गांधी को सलाह दी कि ऐसी चीज मत बोलिए जिससे हमारी सेना का मनोबल गिरेगा। पीएम मोदी भी वहां पे मौजूद थे। इसी बवाल के बीच बीजेपी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे का एक वीडियो जारी किया,
जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की सीमा से 1 इंच जमीन भी नहीं गई है। सर, सुबह से जिस तरह से राहुल गांधी उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं, बीजेपी तो हमलावर है। सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित, क्या कल फिर बवाल देखने को मिलेगा? देखिए, ये बवाल तो वो करेंगे ही, इस मुद्दे पे नहीं तो किसी दूसरे मुद्दे पे। और भारतीय जनता पार्टी भी, उसके रिसर्च विंग को क्या हो गया है, 1 मिनट में यह खबर खारिज हो सकती है। कारण यह है कि जिस 2 टैंक के बारे में बातचीत हो रही है उसकी तस्वीर भी है। नरवणे साहब खुद वहां मौजूद भी थे। जिस जगह पे यह घटना घटी वहां से दोनों ही साइड का डिसएंगेजमेंट हुआ और वहां पे जनरल जोशी और जनरल नरवणे वहां खड़े होकर के वहां पे इनकी तस्वीरें भी ली गई। अब बात समझिए कि घुस गया चाइनीज, दरअसल उस पूरे वाकये का वीडियो भी है। और मैं आपको बता दूं, वहां एक टेलीविजन चैनल भी मौजूद था, इंडिया टीवी, और उसके डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद, उसने वहां से खड़े होकर के वो सारी रिपोर्टिंग की। और यहां पे ये बहस चल रही है, भाई कारवा, अरे ये एक फालतू किस्म का एक प्रकाशन है, वो कुछ भी छाप देगा, वो नेशनल इशू बन जाएगा। राहुल गांधी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। जी, अब बात ममता बनर्जी की, जो दिल्ली में मौजूद है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में बंगाल भवन की सुरक्षा बढ़ाने के फैसले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि दिल्ली में उनकी मौजूदगी से बीजेपी घबराती है और उन्हें बदनाम करने के लिए एजेंसियां काम कर रही है। तो वहीं ममता बनर्जी आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने भी पहुंची। ममता 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली स्थित मुख्य चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंची थी। ममता के साथ अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। साथ ही इस दौरान उनके साथ 13 परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। सर, आज अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ ममता बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर काले कपड़े पहनकर पहुंची थी। ज्ञानेश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि बड़े एरोगेंट है। क्या कुछ हुआ मीटिंग में? देखिए, जब आप कह रही है कि ज्ञानेश कुमार बड़े एरोगेंट हैं, इसका मतलब है कि आपकी दाल नहीं गली। आपके सवालों का जवाब तथ्य और तर्क से आपको निरुत्तर किया गया। वो आपकी बात नहीं सुने, क्योंकि आप बात ही इलॉजिकल कर रही हैं। 13 परिवार को आप लेकर के चली गई कि भाई इनका नाम काट दिया गया, इनको मृत घोषित कर दिया गया। भाई दिल्ली लाने की क्या आवश्यकता थी? आप इनके बीएलओ को के पास अपने कार्यकर्ताओं के साथ भेज दिए होते कि देखो भाई, मैं जीवित हूं, ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है, मैं यहीं के रहने वाली हूं या रहने वाला हूं, मेरा नाम गलती से कट गया, वो ठीक हो गया होता। आपको ये काम नहीं करना है, आपको करनी है राजनीति। और आप इलेक्शन कमीशन को ये साबित करने पे जुटी हुई है कि वो बेसिकली बीजेपी की टीम की तरह काम कर रही है इलेक्शन कमीशन। ये तो हो पाएगा नहीं। जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी वो तमाम 15 सांसदों को लेकर के अंदर से डांट खा करके वापस लौटे, आज यही हाल ममता बनर्जी का हुआ। ममता बनर्जी को खाली हाथ लौटना पड़ा है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। देश में शोक की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत की खिचड़ी भी पक रही है। अजीत पवार की मौत के बाद महज 80 घंटे में ही उनकी पत्नी को डिप्टी सीएम पद का शपथ लेना पड़ा। उनकी मौत को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए। अब फिर से संजय राउत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में नया बखेड़ा शुरू हो गया। संजय राउत ने कहा कि अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं उन पर सवाल उठना स्वाभाविक है और इसकी जांच होनी चाहिए। राउत ने कहा कि अजीत दादा की पार्टी के लोग भी उनकी मौत को संदिग्ध बता रहे हैं। उनका कहना है कि पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि अजीत पवार ने घर वापसी की इच्छा जताई थी, जिसके बाद बीजेपी की ओर से उन्हें घोटाले की फाइलों को लेकर धमकियां दी गई। इस पर अजीत पवार ने भी जवाब दिया था और इसके महज 10 दिन बाद उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। राउत ने कहा कि इससे कई सवाल खड़े होते हैं और यह मामला जस्टिस लोया केस की याद दिलाता है। सर, ये काफी गंभीर आरोप और जिस तरह से संजय राउत कह रहे हैं उसको लेकर बवाल भी हो रहा है। देखिए, संजय राउत एकदम बिल्कुल दिमाग से पैदल हो गए हैं। राजनीति में कुछ मर्यादा भी रखी जाती है। आप किससे मांग कर रहे हो कि जांच होनी चाहिए? सरकार से।
सरकार में उनकी पत्नी आज की तारीख में डिप्टी सीएम है। आप उनके परिवार से ज्यादा शुभचिंतक हो गए? इतना घटिया राजनीति आप करना शुरू कर दोगे कि जिस तरह से लाश के ऊपर गिद्ध मंडराता है, उस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट इस तरह की बातें करेगा? सबसे पहले इस तरह के सवाल जब उठे, शरद पवार सबसे पहले सामने आए, मामला वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। कोई नए तथ्य आएंगे, जब जांच होगी, जांच में कुछ और पता चलेगा, क्योंकि अब तो एटीसी के साथ क्या पायलट की बातचीत हो रही थी, उससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि कोई इस तरह की बात नहीं है। पायलट का एरर हो गया, एरर ऑफ जजमेंट हो गया कि बार बार उनको नजर नहीं आ रहा था कि कहां पे रनवे है। लेकिन आपको हर चीज में संदिग्ध, हर चीज में खुफियापंती इनको करना है। आप जो है नेतागिरी छोड़ के कोई उपन्यासकार आप बन जाए, वो ज्यादा बेहतर है। इस तरह की घटिया राजनीति की वजह से ही, इस तरह के घटिया बयान की वजह से ही उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं संजय राउत। जी, चलिए बात आज की आखिरी खबर की। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच का इंतजार सभी क्रिकेट फैंस को था। हालांकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी टीम को भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच का बॉयकॉट करने का फैसला लिया। पाकिस्तान के इस फैसले से क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई और इस फैसले की काफी आलोचना भी हो रही है। पाकिस्तान ने भले ही जोश में यह फैसला ले लिया हो, लेकिन इसका उन्हें भारी नुकसान होता नजर आ रहा है। हालांकि इसके जवाब में आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की आशंका है, जिसमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध भी शामिल हो सकता है। सर, क्या अब पाकिस्तान के इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान पर बैन की तैयारी चल रही है? भाई, बैन कर ही देना चाहिए। ये सब किसी काम के नहीं है। इन लोगों को आगे चल करके आप देखिएगा, ये आईसीसी अपनी बनाएंगे, इस्लामिक क्रिकेट काउंसिल, इनकी औकात यही है, इनकी जहनियत यही है। आपने क्या सोचा हिंदुस्तान से पंगा लेकर के आप बच जाओगे? अभी देखिए, बस मुझे जो लग रहा है मैं बता रहा हूं। ये नाक रगड़ते हुए श्रीलंका जाएंगे और इंडिया के साथ मैच खेलेंगे। इनकी औकात नहीं है कि ये अपने मन से इस तरीके का फैसला ले ले। सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। आईसीसी ने साफ साफ कहा कि हमें यह ज्ञात हुआ है कि सरकार की तरफ से ऐसा फैसला लिया है। हम इंतजार कर रहे हैं फॉर्मल लेटर की, जो पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, पीसीबी की तरफ से आईसीसी को लिखा जाएगा। और अगर ये चिट्ठी पीसीबी की तरफ से आईसीसी को दिया, तब तक दिया नहीं है, ये गिदड़ भपकियां हैं, ये पागल लोग हैं, इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये दुम हिलाते हुए ये वापस मैच के मैदान पे आएंगे। अब अगर पीसीबी ने चिट्ठी लिखी तो इनके ऊपर 4-5 तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं। एक, टूर्नामेंट से बैन किया जा सकता है। फीस, ये जियो स्टार वाले का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। कोई $300 मिलियन के आसपास इनको पैसा देना पड़ेगा। फिर इनसे बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस के जो है मेजबानी छीनी जा सकती है, और कई सारे बायलैटरल जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें पाकिस्तान को बाहर किया जा सकता है। इन लोगों ने वो भस्मासुर वाला काम किया है, अपने ही सिर पे हाथ रख करके खुद को ही जला डाला है। और पाकिस्तान में जोश जोश में तो आपने कर दिया। अब पाकिस्तान के जो सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, वो बोले कि पागल हो गए हो तुम लोगों ने, मधुमक्खी के छत्ते पे जो है पत्थर मारा है, अब भुगतो। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान से आप टकराओगे और हिंदुस्तान के साथ इस तरीके से आप खेल में राजनीति करोगे, तब तो आप बच नहीं पाओगे। आपकी औकात थी तो आप ये जो कल हुआ है अंडर 19 जो लास्ट क्वालिफायर मैच था, आप नहीं खेलते। आप खेले, वहां हारे, और उसके बाद बिलबिला करके आपने इस तरह का फैसला लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।